अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे मुल्क में एक जो बड़ा शदीद बहरान महसूस किया जा रहा है, और वो है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग के हवाले से कि बिजली की क्या सूरत हाल है, बिजली क्यों इतनी कम पड़ रही है, और ख़ास तौर पे हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से जो हमें मिली हैं वो ये हैं कि बड़ी शदीद किस्म की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि लोड शेडिंग नहीं, ये लोड मैनेजमेंट है, और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये मैनेजमेंट का प्लान जो है वो इन प्लेस है और वो उसी मुताबिक काम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं वो इस हवाले से ख़ासा कंसर्न शो कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी 1-2 दिन पहले मीटिंग की थी, आज भी एक मीटिंग है, और इस हवाले से वो एनालाइज़ कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। और इसमें आपकी कॉल्स भी हम लेना चाहेंगे, और हम देखेंगे कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जो लोग रहते हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं, और क्या एक्चुअल सिचुएशन है इस लोड शेडिंग के बहरान के हवाले से और बिजली के बहरान के हवाले से। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमें कॉल्स कीजिएगा। हम दूसरे मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे पूछेंगे कि ये क्या वजह है कि हम इस बहरान का आज सामना कर रहे हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है। आप हमें कॉल्स कीजिएगा, और हमारा आज एक नंबर होगा। आप हमें जो नंबर है हमारा वो आप लिख लीजिए 9222 और इस पर आप हमें कॉल्स करेंगे। दूसरा नंबर आज अवेलेबल नहीं है, और आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। हम बात करेंगे शमसुल मुल्क साहब के साथ भी, जो कि साबिक चेयरमैन वापडा हैं। हमने कोशिश की है रब्ता करने की तारिक हमीद साहब के साथ, जो कि आजकल चेयरमैन वापडा हैं, लेकिन उन्होंने माजरत की है, वो बिज़ी थे। और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक और टॉपिक बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से भी हम टच करें कि बांग्लादेश में पिछले दिनों में हमने सुना कि वहाँ पर जो दो उनके मरकज़ी जो ख़वातीन उनकी लीडर हैं उनको एग्ज़ाइल में भेजा जा रहा है, और वो अब डिसीजन वापस लिया गया है। इसकी क्या सूरत हाल है, क्यों किया गया है। इसके अलावा अमरीकी नुमाइंदगान ने बिल पास कर दिया है अमरीकी फ़ौजों के इराक़ से इनखला का, और ये सिचुएशन जो है ये हेडिंग टूवर्ड्स द वीटो शोडाउन। ये अगर इस तरह चलता है तो वीटो शोडाउन होगा, और उसमें अमेरिका की जो दाखिली सूरत हाल है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ होगा ख़बरों के बाद, और ख़बरें देखते हैं इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्या क्या हैं। और हम देखते हैं कि सबसे पहली जो खबर है वो सदर पाकिस्तान के हवाले से है, और सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी के लिए वसी इम्कानात और साजगार माहौल है। उन्होंने स्पेन के सरमायाकारों पर जोर दिया कि इन मौके से फ़ायदा उठाएं। वो मैड्रिड में स्पेन की कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स से बातचीत कर रहे थे। सदर ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और डी रेगुलेशन हुकूमत की सरमायाकारी पॉलिसी का महवर हैं। उन्होंने स्पेन के सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि सरमायाकारी के सिलसिले में उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ तारीखी मस्जिद कुर्तुबा गए। ये मस्जिद खलीफा अब्दुर्रहमान अव्वल ने 8वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाई थी, और बाद में इसमें 3 बार तोसी की गई। सदर मुल्कत ने इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद कदीम तहज़ीब का तारीखी शाहकार है, इससे मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की अक्कासी होती है। सदर मुल्कत ने इस मस्जिद को मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा है कि हमारा विजन पाकिस्तान को जदीद तरक्की याफ्ता इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाना है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ह्यूमन कैपिटल हमारा सबसे बड़ा असासा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों का महवर इक़्तिसादी और समाजी तरक्की है। जनाब शौकत अज़ीज़ ने अपने खिताब में गुज़श्ता 7 बरस के दौरान कौमी मईशत की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा पेश करते हुए कहा कि तरक्याती अमल में पाकिस्तानी अवाम हमारा सबसे अहम असासा हैं। अमरीकी नुमाइंदगान ने इराक़ से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बारे में निज़ामुल औक़ात का बिल मंजूर कर लिया है। बिल की हमायत में 218 और मुखालफत में 208 वोट आए। डेमोक्रेटिक पार्टी के अक्सरियती ऐवान ने इराक़ और अफ़गानिस्तान के फ़ौजी बजट के लिए मशरूत 1 खरब 24 अरब रुपए की रकम जारी की है। बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। बिल में कहा गया है कि इस साल अक्टूबर में इराक़ से अमरीकी फ़ौज की वापसी शुरू की जाए, और ये अमल आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल किया जाए। वाइट हाउस ने बिल की मंजूरी की मज़म्मत की है, और कहा है कि वो ऐसे किसी भी बिल को वीटो कर देंगे। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे। नाज़रीन, ईरान और यूरोपीय यूनियन ने एटमी मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय अनकरा में ईरान के एटमी मुज़ाकराती नुमाइंदे अली लारिजानी और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह हावियर सोलाना के दरमियान बातचीत में हुआ। ईरानी मुज़ाकराती नुमाइंदे अली लारिजानी ने बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मुज़ाकरात को खुशगवार करार दिया,
اور کہا کہ فریقین نے 2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہفتے کو بارباڈوس میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ رات کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو 7 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 43.5 اوورز میں 149 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں آسٹریلیا نے ٹارگٹ 32ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی خبریں، اہم خبریں، اور اس میں میرا ساتھ دے رہی تھی نسرین آغائی صاحبہ، سماج سے محروم افراد کی خاطر جو ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ آج ہم بجلی کا جو بحران ہے ملک میں اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ کیوں اس حد تک پہنچا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری انڈسٹری کے اوپر اور ہمارے تمام جو معاملات ہیں ان کے اوپر، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ اس میں ابھی جو لیٹسٹ خبریں آئی ہیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ واپڈا جو ہے اس نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ 95 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمیں ادا کیا جائے، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کرونک ریسیویبلز ہیں ان کی خاطر انہیں یہ ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل ریسیویبلز جو ہیں یا ٹوٹل ڈیوز جو ہیں واپڈا کے وہ 134.3 ارب روپے سے بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس میں جو 95 ارب روپیہ ہے وہ پبلک سیکٹر میں سٹک ہوا ہے اور وہ ابھی تک واپڈا کو نہیں ملا، اور 40 ارب روپیہ جو ہے وہ کوارٹرلی بیسس پہ رول آن کرتا رہتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی مسائل ہیں کہ پیمنٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی وہ بھی ابھی تک واپڈا اس وجہ سے نہیں دے پایا، اور جو کہ ایکیومولیٹ کر چکی ہوئی ہیں 16.5 ارب روپے تک۔ یہ ساری سچویشن ہے، اس کا جائزہ ہم لینے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمس الملک صاحب کے ساتھ جو کہ چیئرمین واپڈا رہے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں شمس الملک صاحب سے۔ شمس، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم کسان صاحب، کیسے ہیں جی شمس الملک صاحب؟ اللہ کا فضل ہے، بالکل آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ شمس الملک صاحب، سچویشن جو ہے ملک کی خاص طور پر بجلی کے حوالے سے وہ خاصی ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں سے لوڈ شیڈنگ کی اور 5-5 6-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جو رپورٹس ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ادھر واپڈا کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ریسیویبلز میں سٹک ہوئے ہیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا ناظرین کو کہ 95 ارب جو روپیز ہیں وہ پبلک سیکٹر میں سٹک ہوئے ہیں۔ پھر اس میں فاٹا کا بھی مسئلہ ہے، پھر KESE کا بھی مسئلہ ہے۔ ساری سچویشن جو ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اوور کم کر سکتے ہیں اس صورتحال کو؟ بنیادی بات یہ ہے کسان صاحب کہ اگر ایک واپڈا بجلی کا دکاندار ہے، ایک دکاندار کے دکان سے جب سامان جاتا ہے باہر اور اس کے پیسے نہیں ملتے تو وہ کچھ مہینے 2 مہینے تو اب کر لے گا، بزنس چلا لے گا، اس کے بعد اس کی دکان ٹھپ ہو جائے گی۔ درست۔ یہی مسئلہ جو ہے یہ واپڈا کا ہے کہ اس کو اگر اپنے جو چیز یہ فروخت کر رہا ہے اس کے پیسے نہیں ملیں تو اس کے پاس ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ ان کے آ جاتی ہے بعض اوقات ان کو بچانے کے لیے، کچھ سبسڈی دیتی ہے، کچھ اور کام کر لیتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کمرشل مارکیٹ کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو کلچر ہوتا ہے، وہ بجلی کے لیے نہیں ہے۔ بجلی کے لیے وہ نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مفت بھی آ سکتی ہے اور یہ چوری سے بھی آ سکتی ہے، اور یہ یعنی آپ کسی دکان سے چوری تو نہیں کر سکتے کہ جہاں پر جا کر آپ چوری کرتے رہیں دن رات اور پھر آپ کہیں کہ جی مجھے ملتا بھی رہے، چوری بھی کروں اور ملتا بھی رہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں شمس الملک صاحب آپ کا چونکہ بڑا ایکٹیو رول رہا ہے واپڈا کے پورے آپریشنز میں، ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا کہ کو ہوئی صرف 61.5 یعنی 61.5 ارب روپیہ جو ہے فاٹا او کرتا ہے واپڈا کو، KESE جو ہے وہ 18 ارب روپیہ کرتی ہے۔ تو یہ اتنے ڈیوز کیسے ایکیومولیٹ ہو گئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر پہلے ایکشن لیا گیا؟
एक्शन तो हमेशा लेता रहा, मुआवजा ने लिया है, और वो यही है, फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर लेते हैं, उनके पास उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हेलो मुझे जी आर्मी चीफ से जनरल करामत साहब थे उस वक्त, और वो बेचारे इस मामले के ऊपर बड़ी हेल्प उन्होंने की हमारी। उसको जब पता लग गया तो उसने कहा कि भाई तुम इमीडिएटली क्यों कर रहे हो, ये दे दो आप लोगों को पैसे। तो मुझे मुझे खुद मिलना पड़ा उनको कि जी ये हाल है, आर्मी के ऊपर हमारी ये रिसीवेबल है। तो ये होता रहता है, और ये लेकिन होता यही है कि अगर जब वो बिजली न दें, बिजली कोई न दे, पैसे न दें, बिजली न दें मुआवजा, तो फिर तकलीफ आवाम को होती है। पर वो लोग जो होते हैं, वो लोगों को जब इसके एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये नहीं कहते कि जी हमने पैसे नहीं दिए मुआवजा को, वो कहते जी मुआवजा ने बिजली हमें नहीं दी। ठीक है वो सर। जिम्मेवारी फिर सब मुआवजे के ऊपर आता है। और एक इसके साथ रिलेटेड एक और चीज़ भी है शमसुल मुल्क साहब, ये तो फाटा का चलें अवाम का मसला आ गया, लेकिन हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी 20 अरब रुपया ओ करते हैं वो लोग। और इसमें तो गवर्नमेंट का अपना एक किरदार होना चाहिए कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनको बताएं कि जनाब आप अपना जो बिल्स हैं वो पे करें। क्योंकि हम देखते हैं, मुझे खुद देखना आता है रास्ते में, जब भी मैं गुजरता हूँ स्ट्रीट लाइट्स कई दफ़ा जल रही होती हैं, और ख़ास तौर पर जो सरकारी महकमे हैं वहाँ पे तो ये एसी चल रहा होता है और ऑफिसर साहब जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए होते हैं। तो ये जो एक एटीट्यूड है ये भी तो ठीक करने की ज़रूरत है। ये एटीट्यूड उसका हम बदकिस्मती से इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मुआवजा को बिजली न दे तो मुआवजा उनको बिजली बंद कर दे। और फिर लेकिन मसला फिर ये होगा ना कि वो फिर पब्लिक सेक्टर को, वो एक आदमी जिस आदमी की वजह से वो उसने पैसे नहीं दिए, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है या कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या कोई फाइनेंस डायरेक्टर है जो केस के ऊपर बैठा रहा है, उसको तो कुछ नहीं होगा। ये मसला है ना, उसको तो होगा कुछ नहीं। जो तकलीफ होगी वो फिर अवाम को होगी। तो इसलिए मुआवजा भी इस मामले में मजबूर हो जाता है कि वो कहे कि जी पैसे नहीं दिए। मसलन फाटा का मसला है, बहुत पुराना मसला चल रहा है, बहुत पुराना मसला चल रहा है, लेकिन अब क्या करें, अगर न दें तो फिर फाटा में लोग जो है, आम आदमी जो है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। और इसकी वजह से जो वापडा के ड्यूज़ हैं आईपीपीज़ को, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, 16 अरब से जो बढ़ चुके हुए हैं, वो भी पेश अदा करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मज़ीद मसाइल आएंगे बिजली की फ्राहमी में। देखिए खजाना साहब, पिछले साल भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी कोई 50 बिलियन की मुतलिक दी। इसका मतलब है ये वो पैसे हैं जो कि वापडा को खसारा हुआ है बिजली के मामले में जी। और जब तक ये खसारा होता रहेगा, देखें आप आईपीपी, मसलन आईपीपी एक मिसाल है। आईपीपी को जो आदमी पावर हाउस बनाया जिसने, और इससे बिजली वो जनरेट कर रहा है और वापडा को बेच रहा है, अगर वापडा उसको कुछ महीनों के बाद तक पैसे न दें और उसको ओवरड्राफ्ट बैंक से न मिले तो जनाब वो तो फिर बंद कर लेगा ना दुकान, वो तो फिर पावर हाउस बंद कर लेगा। यही मसला है कि इसको मेरे ख्याल में लोगों को भी कहना चाहिए। जुलूस से तो निकालते हैं, वो बेचारे भी मजबूर हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में जब बिजली नहीं होती तो आदमी तो गुजारा कर लेगा, बच्चे जो होते हैं बेचारे, वो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, खास तौर से स्कूल वाले। स्कूलों में मसला आ जाता है, बेशक अस्पतालों में मसला आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। और इसमें एक चीज़ और भी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो KESE का मसला चल रहा है उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि KESE के साथ मामला जो हैं वो हमने पिछले दिनों में देखा कि खासी टेंशन पैदा हो गई थी कराची के हवाले से। तो वापडा को कहना पड़ा, चेयरमैन साहब को कहना पड़ा कि जनाब हमारे जो ड्यूज़ हैं वो नहीं पे किए जा रहे हैं, तो हम कैसे उनको एक चीज़ फ्राहम कर सकते हैं। यही बात भी है। और बात यह है कि मेरे ख्याल में केसी का, मुझे एक्चुअली आजकल तो मैं चूंकि गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे लेटेस्ट इल्म नहीं है इनका। लगता मुझे ये है कि जो ये प्राइवेटाइज हुआ जी। तो प्राइवेटाइज होने से तो हर एक को उम्मीद थी कि ये हालात बेहतर होते जाएंगे, और वो उम्मीद इसलिए थी कि मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे मालूम है कि उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जिसमें इतने अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, जो बिजली का है, और कुछ और जनरेशन भी होगी और कुछ और किस्सा भी होगा। लेकिन वो सुना है कि वो नहीं हुआ। अब मुझे एक्चुअल हालात का मालूम नहीं है, मुमकिन है ये बात सही हो या गलत हो, लेकिन अगर वो ये बात सही है तो फिर तो मतलब ये है कि गैप जो है, जो दरमियान में गैप था बिजली का, वो ज्यादा हो गया है बनिस्बत पिछले सालों का।
اچھا اس میں شمس الملک صاحب میں ایک دیکھ رہا تھا کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے کرٹیسائز کیا ہے وابڈا کو فار انسکیجولڈ مینٹیننس آف ڈفرینٹ ان کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ کیا جسٹیفائیبل ہے؟ کیران صاحب میں عرض کرتا ہوں، دکاندار کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے دکان میں پڑی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ فروخت ہو. وہ کون سا دکاندار ہوگا جو 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 اس کے دکان میں چیز پڑی ہے وہ فروخت کرنے سے انکار کر دے گا یا نہیں دے گا؟ بات یہ ہے کہ وابڈا کو جب یہ چیزیں پڑتی ہیں تو ہر دفعہ کہتے ہیں نہیں ذرا مت کرو اس کی مینٹیننس، کیونکہ جب کسی جگہ کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے تو اس فیسلٹی کو سسٹم سے نکالنا پڑتا ہے. اب فی الحال مت کرو، کچھ کمی ہے، زیادتی ہے، کچھ کمی ہے. ہر ایک آدمی کیا کہتے ہیں اس قسم کے حالات آتے ہیں کہ تم کیوں گرمی میں اب اس کی مینٹیننس کر رہے ہو، کیونکہ وہ حالت جاتی ہے ایسی کہ وہ انسکیپیبل ہو جاتا ہے. آپ کسی حد تک تو مینٹیننس اس کی جو ہوتی ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں، اسپیشلی یہ الیکٹرک میکینیکل اکوپمنٹ کی جو ہمارے پاور ہاؤسز میں ہے، اور اس کی تو کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک وقت پہنچ جائے تو پھر آپ کہیں گے جی اب میں مینٹیننس نہ کروں تو یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں تو یہی حالت بنتی ہے. یہ سب بڑی سمپل باتیں ہیں، ہر ایک دوسرے آدمی کے اوپر ذمہ داری کرنا. وابڈا کبھی بھی، میں آپ کو بتاؤں، میں تو خود رہا ہوں اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وابڈا کو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ دانستہ طور پر یہ کام نہیں کرے گا کہ اس کو ایک پاور ہاؤس کو وہ گرمی میں یا ایسی حالت میں اس کو یا کسی فیسلٹی کو، کوئی بھی الیکٹریکل فیسلٹی ہے، پاور فیسلٹی ہے، اس کو سسٹم سے نکالے یا اس کو ان آپریشنل کرے اس لیے کہ اس کی مینٹیننس ضرورت ہے ایسے وقت میں جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے. وہ اس لیے وہ کرنی پڑتی ہے کہ اس سے پہلے کہ جی مت کرو اور آخر میں پھر حالت یہ آ جاتی کہ جی اب تو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ علاج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. شمس الملک صاحب، وابڈا کے کیس جو ہم آپ نے پیش کیا اور میرا خیال ہے کہ جسٹیفائیبل بھی ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ سچویشن چونکہ جیسے آپ نے دکان کی مثال دی تو دکان میں چونکہ چیزیں بھی ذرا کم ہیں تو ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں بھی تھوڑا سا کنزرو کرنا چاہیے، اور عوام کا بھی ایک حق ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے بھی ذرا ذمہ داری سے استعمال کریں بجلی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں صاحب، اس وقت جو پہلے میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مہربانی کر کے ان حالات میں صرف ایک طریقے سے کچھ ہم بحران پر قابو پا سکتے ہیں کہ ہم بجلی کی ویسٹیج جو وہاں پر ہو رہی ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں. اور کیونکہ الیکٹریسٹی سیوڈ از الیکٹریسٹی جنریٹڈ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور میں آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا جو میسج ہے یہ آپ جہاں پہ بھی جائیں اس کو پہنچائیں، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کنزرو کرنے کا جو میسج ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام ہو. بہت شکریہ شمس الملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. شمس الملک صاحب سابق چیئرمین وابڈا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وابڈا کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کوئی اتنے جو ہیں وہ سنجیدہ بھی ہیں لیکن ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا یہ قصور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی جان بوجھ کے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیئرمین وابڈا کے بارے میں بھی کوئی جو کرٹیسزم ہے وہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ انفاؤنڈیڈ ہے. ان کی بھی سچویشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور ٹاپک جیسے میں نے پہلے کہا ناظرین کہ بنگلہ دیش کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں ہم چلتے ہیں ڈھاکہ اور بات کرتے ہیں اقبال سبحان چودھری صاحب کے ساتھ، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو مسٹر اقبال. Yes, how are you? السلام علیکم. الحمدللہ. Alaikum assalam. Mr. Iqbal, what is the situation right now in Bangladesh? We heard that the interim government has withdrawn the orders of exile of both of the leaders. Yes, last night there were two separate press statements. One regarding Sheikh Hasina, the former Prime Minister, and Awami League chief. Earlier, a press note was issued against her that she was involved in certain violent activities during the just immediately after the end of the BNP Jamaat's regime in October 28 last year, and so there was a restriction on her return, and for that matter they also informed the different airlines not to carry her to Bangladesh. But last night, the government issued another press note withdrawing the earlier press note restricting Sheikh Hasina's return to Bangladesh. So why did they have to withdraw this decision?
Because of the two things, there were nationally there was a lot of criticism inside the country, and there were, despite the emergency, there were statements from intellectuals, civil society, political parties, and also there were diplomatic pressure from outside, US, from UK and other countries. And so government finally decided to rescind the press note. And how did the press take it? Did they welcome it? Yes, because there had been also commentaries in newspapers that this is not a right move to restrict a person who is a citizen of the country to return to her own country. If there is any allegation and complaint, and particularly any charge, he or she should be tried inside the country under the law of the country. That's right. And what is the reaction of the general people, general public, what they are thinking? Obviously, they didn't take it in a good humor. And earlier, the government action or drive against corruption and irregularities and abuse of power, people were very supportive, and the government was getting all-out support from every corner. But particularly when they have gone for this type of move, that restricting Sheikh Hasina's return, and there was also the reports, press reports that the government is mounting pressure on Khaleda Zia to go on exile to Saudi Arabia. That these two moves were not received or welcomed by the people, because people thought that this is not the agenda of the neutral caretaker government. Caretaker government should continue its drive against corruption, irregularities, and also hold the national election in a free and fair way, and for that matter, to prepare the ground for it with proper reforms in the election system and also in the administrative routes. So what do you think is the future strategy of the interim government right now? I think that government has realized that this move, that is the meddling with the affairs of the other political parties, is not the agenda of the government. So now probably they have withdrawn these press notes, and they have categorically said that there is no pressure on Khaleda Zia to go out of the country, and there is no restriction on Sheikh Hasina to return to the country. But at the same time, the Bangladesh Bank, the central bank, has started a proof to go into the details of the bank accounts of the two former prime ministers. This is a normal practice. Government has the right, and the central bank has got the right to see into this. And I think that and there is also a news that Election Commission has predicted that the indoor politics, because the politics is now totally banned and restricted under the emergency rules, indoor politics will start from early next month. And so when the indoor politics will start, probably things will warm up here, and the foreign countries, particularly the United States, even yesterday, they have categorically said that the election should be held within a very short time, and democracy should return to the country. And in the emerging scenario, do you think both of the leaders will be able to contest the elections freely and fairly? As long as they are not accused or tried or given a verdict that they have violated any law of the country, either in corruption or in abuse of power, they are entitled to contest the election. Okay, and do you think that the elections are going to be free, transparent, and fair? That is the move, and that is the commitment the present interim government has given to the nation, and people expect that the government will fulfill its commitment. Okay, wonderful. Thank you very much, Mr. Iqbal Subhan Chaudhry, for joining us, and let's hope that things get better in Bangladesh and the region also. Thank you very much. Sure. Thank you. Thank you. Thank you very much.
इकबाल सुभान चौधरी साहब बांग्लादेश से हमारे साथ बात कर रहे थे बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से, और वहाँ पे भी हालात जो हैं वो दिगरगूं हुए थे पिछले दिनों में, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया है उनकी जो बुरी हुकूमत है कि उन्होंने जो फ़ैसला किया पहले कि दोनों रहनुमाओं को हसीना वाजिद साहिबा को और खालिदा ज़िया साहिबा को भेज दिया जाए बाहर, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, विच इज़ आई थिंक अ गुड ओमेन फॉर द डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उनका। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है। हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से। नाज़रीन, आपकी कॉल्स भी हमने लेनी है, आप हमें कॉल्स भी कीजिएगा। आज हमारा एक नंबर है 9222 इस पे आप हमें नंबर पे इस पे कॉल कीजिएगा। बाहर से भी आप कर सकते हैं कॉल्स, और जो लोग बाहर भी रहते हैं उनको भी वो एक कंपैरिजन दे सकते हैं कि वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ जो बिजली के मसाइल हैं वो किस तरह चल रहे हैं। हम मुख्तलिफ लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हमारा रब्ता होगा हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि वापडा इस वक्त जो है, वापडा ने कहा है हुकूमत से कि वो 95 अरब रुपया उनको दे, ताकि वो जो क्रॉनिक रिसीवेबल्स हैं, जो उनके ड्यूज़ हैं ख़ासतौर पे फाटा और KESE के हवाले से, वो उनको कम्पनसेट कर सकें और अपना जो ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 95 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में स्टक हो चुके हुए हैं, और ये एक खासी कंसर्न वाली बात है। हम चलते हैं कराची और बात करते हैं नसरीन जलील साहिबा के साथ, और जो कि नायब नाज़िम हैं कराची की। नसरीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन साहिबा, कराची में KESE के हवाले से ज़रा बताइएगा कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा सूरत हाल शदीद हो चुकी हुई थी। आजकल क्या मामला चल रहे हैं? क्या बिजली फ्राहम की जा रही है वापडा की तरफ से आपको, और जो स्ट्रीट्स जो जहाँ पे अंधेरा छा चुका था वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बहुत माइन्यूटली बेहतर है जी। परसों से, लेकिन ये कि ये सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है इस वजह से कि हमें 2300 मेगावाट बिजली पिछले साल जरूरत थी, और इस साल हमारी जरूरत बढ़ के 2700 हो गई है। तो जो वापडा को प्रोवाइड करनी थी बिजली 700 उनको प्रोवाइड करनी होती है, उसमें भी बहुत मेरे ख्याल 500 के करीब आ रही थी, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना था। और हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वहाँ सब जगह जनरेटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब बिजली नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, मैट्रिक के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए दुश्वारियाँ लोगों को, फिर इतनी पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कि एहतजाज जो है नौबत एहतजाज और राइट्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बहुत ही संगीन सूरत हाल। कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है नसरीन साहिबा? कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त कराची में? कहीं पे भी 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कोई इसका तय नहीं है, क्योंकि लोड शेडिंग अपनी जगह, और वैसे ट्रिप जो हो रहे हैं अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग वो अलहदा हो रही है। तो कोई बेहतरी की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। हालांकि KESE को पता था कि इस साल ज्यादा बिजली चाहिए होगी, और इतने वादे वईद उन्होंने किए थे कि जनाब हम नया प्लांट लगा रहे हैं कोरंगी में, और बिजली जो है उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो नसरीन साहब, इसमें मुझे एक बात बताइएगा कि जब वो ये वादे वईद कर रहे थे तो क्या उनको मॉनिटर नहीं किया जाना चाहिए था आपकी तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से कि क्या वाकई वो जो वादे हैं वो पूरे होने वाले हैं या सिर्फ वो बढ़के हैं? ये बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे प्रेसिडेंट आए हुए थे, मैंने उनसे कहा कि जनाब जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो इनके बोर्ड पे होने चाहिए, ताकि उनको पता हो कि ये कर क्या रहे हैं, किस सिम्त चीजों को ले जाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर से बैठ के आप इनको, अभी हमारी काउंसिल का इजलास था, सिटी काउंसिल का, उसमें हमने बुलाया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए KESE के, उन्होंने अपनी बात करके वो चले गए, लेकिन हमें नहीं पता कि हकीकत में क्या हो रहा है। साफ बात ये है कि जब हमारी बिजली जितनी हमें चाहिए थी उसको मद्देनजर रखते हुए पावर जनरेशन का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। फिर जो ये पाबंदी लगी हुई है कि कोई लोग अपनी बिजली ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो भी बिजली प्रोड्यूस होगी वो नेशनल ग्रिड में जाएगी, नेशनल ग्रिड से वो KESE को मिलेगी। यहाँ पर हम जो है इतना तरक्याती काम कराची में करवा रहे हैं बेतहाशा, यहाँ तक कि जो हमारे बाहर के इलाके हैं, रूरल कराची जो है, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन का एक तरफ जबरदस्त प्रोग्राम है, अरबों रुपए उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं,
لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ KESC کا حال یا وابڈا کا فار دیٹ میٹر پورے ملک میں بجلی کی صورتحال ناگفتگو ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کس طرف لے جایا تو جائے. اس میں جو ہم نے سنا کہ وابڈا نے جو پہلے آپ کو 660 میگا واٹ دے رہا تھا، اب انہوں نے کہا جی کہ ہم 715 اس کو کر دیں گے، تو اس سے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ پچھلے سال یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ 700 میگا واٹ دیں گے، جی لیکن انہوں نے اس وعدے پہ یہ پورے نہیں رہے، اور اس کے بعد اس سال انہوں نے اس کو کم کر دیا. اب اگر یہ زیادہ کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ ان کا بھی تو وہی پرابلم ہے جو KESC کا پرابلم ہے. یہ کہاں پہ ملک کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کر پائے. اگر یہ 715 بھی دے دیتے ہیں تو ہماری جو ضرورت ہے وہ 2300 میگا واٹ سے بڑھ کے اب 2700 جو 2300 میگا واٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نسرین صاحبہ، وہ پورے کا پورا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو ہماری کمی ہے وہ 2300 میگا واٹ ہی ہے. اور آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہم کتنا گیپ ہے ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی میں. ایک چیز بتائیے گا کہ جو KESC کے 18 ارب روپے سے زیادہ کے جو ڈیوز ہیں وہ بھی تو ان کو پے کرنے چاہیے تھے، تبھی وابڈا ان کو پرووائڈ کرے گا نا. یہ تو ایک سمپل مارکیٹ میکنزم ہوتا ہے کہ آپ پے کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے KWSB ہے، ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے واجب الادا تھے. جب بلز چیک کروائے گئے تو پتہ چلا کہ کسی نے آج تک بلز ہی نہیں چیک کیے تھے کہ وہ صحیح آ رہے ہیں یا نہیں ہے. اب معلوم ہوا کہ وابڈا کی طرف الٹے نکل رہے ہیں. تو آپ سوری میں نے کنفیوژن کی ہے، KESC کی طرف نکل رہے ہیں، ان کو دینے ہیں پیسے. تو کیا یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وابڈا نے KESC کو دینے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ KWSB جو کہ واٹر اینڈ سیویج بورڈ ہے کراچی کا، جی جی جی، اس کو پیسے دینے تھے KESC کو. ٹھیک اور ٹھیک. جب حساب کتاب کیا گیا، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ زیادہ بل جو ہیں وہ بلنگ زیادہ ہو رہی تھی اور اتنا ڈیو نہیں تھا. اور آپ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ KESC کو وابڈا کو دینے. جی جی ہاں جی، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ KESC 18 ارب سے زیادہ روپیز جو ہیں وہ اوک کرتا ہے وابڈا کو. اور آپ دوسری طرف ذرا وابڈا کی بھی سچویشن دیکھیے گا کہ وابڈا کے جو ریسیویبلز ہیں، جو کرونک ریسیویبلز، وہ کہہ رہے ہیں کہ 134 ارب سے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جن میں فاٹا، صرف جو فاٹا کا علاقہ ہے وہ 61.5 ارب روپیہ اوک کرتا ہے وابڈا کو. اسی طرح آپ کے جو KESC ہے وہ کرتا ہے 18 ارب روپیہ. تو یہ وابڈا کیسے چلے گا اگر ان کے بلز ہی پے نہیں ہوں گے؟ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سچویشن ایک سال کی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایکیومولیٹڈ ہے. تو جب آپ نے جب اس کو پرائیویٹائز کیا اور دیا آپ نے کسی کو باہر، اور آپ کا جو بھی پلاننگ تھی کہ وابڈا کی پلاننگ تھی کہ کس طرح سے KESC کو اب ضرورت ہے کہ اس کے اندر پیسے ڈالے جائیں اور مینٹیننس اور گریڈ سٹیشنز اور تاریں تبدیل کی جائیں، وہ پیسہ اس میں سرے سے لگایا ہی نہیں ہے. لیکن میرا پھر وہی کویسچن ہے نسرین صاحبہ کہ اس میں دیکھیں، میرا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ حکومت آپ کی ہے وہاں پہ، سٹی گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں وہاں پہ، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مانیٹر کرتے، اور آپ کی حکومت کئی سال سے موجود ہے، تو یہ کم از کم آپ یہ مانیں گی کہ آپ کی یہ فیلئر بھی ہے؟ میں یہ نہیں مانوں گی، اس لیے کہ اگر آپ کو اس میں علیحدہ کولوں میں رکھ دیا جائے اور ایک کمپریہنسو چیز لے کے اگر نہیں چلی جائے، کیونکہ دیکھیے یہ جو ہے تمام جو ہے یہ پالیسی اوپر سے آتی ہے. یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو کسی طرح بھی مورد الزام ٹھہرا دینا کہ جناب آپ یہ نہیں کر رہے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا KESC سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں. اور اب تک کا ایکیومولیٹڈ پیسہ اگر KESC نہیں دے پائی ہے وابڈا کو، تو یہ صرف ایک کسی ادارے کا فیلئر نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کے تمام اداروں کا جو بھی ان سے متعلق ہیں ان کا فیلئر ہے. اچھا، اس میں نسرین صاحب میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق KESC سے نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ KESC ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن میری ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے میرے پبلک کے نمائندوں کی. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سفر تو آپ کر رہی ہیں نا. آپ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی جو لیک آف انٹرسٹ ہے پوری سچویشن میں، اس کی وجہ سے آپ اور آپ کی جو عوام ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس وقت شدید طریقے سے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کریں یا کسی کو بھی انوالو کریں، کہ تاکہ یہ جو سچویشن ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے اور لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا سکے. دیکھیں، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ ہر مرتبہ جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جب کراچی آتے ہیں تو KESC پہ
ضرور بریفنگ ہوتی ہے, یہاں کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جاتا ہے, ان کو بھی بٹھایا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. یقیناً جس طرح سے ہم این ایف سی ایوارڈ کے لیے سندھ حکومت لڑ رہی ہے, جس طرح سے ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے اس پہ بھی ہمیں بالکل اس کو, کیونکہ یہ اب مسئلہ سروائیول کا ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں اور فیکٹریز بھی لگ رہی ہیں, انڈسٹریل یونٹس بھی لگ رہی ہیں, وہ تو سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. اگر یہی سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کے تمام ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. جی بالکل بالکل, اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ہماری توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں. نہیں, ہمیں اس لیے جی دیکھیں نسرین صاحبہ کہ ہم لوگ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ تمام جگہوں پہ بھی جو بھی مسائل ہیں ان کو ہم ٹیک اپ کریں اور ان کو حل کروانے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں. میرا بھی کنسرن یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے, آپ کے جو لوگ ہیں, گورنر صاحب کے ساتھ میں بشمول گورنر صاحب کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اس میں اپنا ایکٹیو رول پلے کریں, کیونکہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فیڈریشن کو, تو انہیں فیڈریشن کے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور تاکہ معاملات جو ہیں, ابھی دیکھیں یہ اپریل چل رہا ہے اور ابھی گرمی مزید چلے گی, کئی ماہ تک چلے گی, تو ابھی تو معاملات بہت دگرگوں ہو سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی سیریس کرٹیکل سچویشن ہے اس وقت, اور یہ مزید خراب اس کے ہونے کا خدشہ ہے. اور مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ حکومت جس طرح سے لوڈ مینجمنٹ اور انرجی کنزرویشن کی بات کری, کیونکہ دیکھیے یہ کوئی جادو کی چھڑی تو ان لوگوں کے پاس ہے نہیں کہ انہوں نے اگر آج انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے تو یہ پلانٹ لگا دیں گے. پلانٹ لگنے میں بھی 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یقیناً یہ ہمارا پرائم موسٹ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہاں پر بجلی کی فراہمی کو یقینی کراچی میں بنوائیں. اس کے لیے دیکھیے بہت ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ موبائل پاور یونٹس ملتے ہیں, جیسے 18 کروڑ میں 3000 گھروں کو جو ہے وہ بجلی سپلائی ہو سکتی ہے. کورین کمپنی ہے جو کہ وہاں پہ اس طرح سے کرتی ہے. اسی طرح سے ابو دھابی کے جو شیخ ہیں انہوں نے ہمیں ٹربائنز دیے ہیں جو کہ کراچی میں پورٹ قاسم پہ لگنے جا رہے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے شیئر سے. تو تمام چیزوں پہ ہو رہا ہے, لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ کے ای ایف سی کس طرح سے کام کر رہی ہے یا وابڈا کس طرح سے کر رہی ہے. ہمیں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور ہمیں ہر ایک چیز پہ نظر رکھنی چاہیے اگر ہم آئندہ چاہتے ہیں کہ کچھ بہتری ہو چیزوں میں. بالکل ٹھیک نسرین صاحبہ, اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہوں اور جو عوام ہیں کراچی کے ان کے لیے ریلیف جلد سے جلد پہنچے. آپ کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. نسرین جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں, نائب ناظم ہیں کراچی کی, اور وہ ان کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے بسی کا اظہار کر رہی تھیں کہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور مزید حالات جو ہیں ان کے بقول خراب ہونے کا خدشہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ہم کالرز سے ذرا بات کرنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کالرز کون سے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں میر اکبر پشاور سے. جی اکبر صاحب پشاور سے بتائیے گا. ہاں جی, سوال نہیں, شکایت ہے بھائی جان. شکایت کریں جی. شکایت یہ ہمارا شکایت ٹی وی راستے سے وہ وابڈا چیئرمین کو پہنچانا چاہیے. ہمارا رحمان بابا ڈویژن ہے پشاور کا جی, اور رحمان بابا ڈویژن وہ حالانکہ 12,000 میٹر ہے, اس کے ساتھ 12,000 سے زیادہ ہے. وہ پہلے سے ہم بل جمع کیا کسی 22,000 24,000 یونٹ تک, وہ پرانا میٹر ہے. اس کو بعد وہ واپس کیا میٹر ہے. بات سمجھ گیا؟ ہاں ہاں بتائیے بتائیے. بل جمع کیا 5,000 یونٹ تک مثلا, اس کو میٹر پیچھے تھا, وہ دوبارہ حکومت میں پیسہ سب ختم کیا, وہ میٹر اور بل دونوں اکٹھا برابر کیا. اس کو کیا وجوہات کیا ہے ابھی؟ چلیں, یہ میٹر کے معاملات آپ کہہ رہے ہیں, یہ وابڈا کے معاملات کچھ گراؤنڈ پہ بھی جو سچویشن ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم کے ای ایس سی کی بات کر رہے تھے, وابڈا کا بھی جو سسٹم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے, اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. بلنگ کے حوالے سے بھی, میٹرز کے حوالے سے بھی جو کنسرنز ہیں لوگوں کے, اور جس طرح آپ نے بھی کہا یہ بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے, کالرز ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے ہو رہی ہے, کیونکہ کچھ حلقے جو ہیں حکومت کی بھی طرف سے بھی وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ایز سچ نہیں ہو رہی ہے, صرف لوڈ مینجمنٹ کسی جگہ پہ اگر ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت ہے تو وہ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. ایک اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو 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 السلام علیکم جی.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे जमान बोल रहा हूँ मर्दान से। हैं? जी मर्दान से फरमाइएगा जी। जी सर, क्वेश्चन ये है कि सर इधर बहुत ज्यादा इलीगल लोड शेडिंग हो रही है, पूरे रात को बिजली बंद की जाती है मर्दान में। जी सर। सेकंड सर ये है कि जो बिजली में जो भी कुछ हो रहा है ना, जो लॉसेज आ रहे ये सारे जो है ना वार्डा के जो लोग हैं वो कर रहे हैं सर। ये लॉसेज आप कह रहे हैं वापडा के लोग कर रहे हैं, और आप अपना बिल टाइम पे दे रहे हैं? बिल्कुल सर दे रहे। ये लोग सर मिले हुए हैं सर, इनके आप ऑफिस में देख ले, जो क्लास 4 के मुलाजिमीन भी है सर, उधर ये एसी चला रहे सर, हीटर चला रहे सर, बिजली के बिल बिल्कुल अदा नहीं कर रहे सर। और जो लोग सर आम जो सिविलियन है वो अगर जो कुछ कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के साथ मिले हुए ये सारे लोग। चलें इस पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और मर्दान से आपने कॉल किया और बताया कि लोड शेडिंग हो रही है और वापडा के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं। वापडा के अलावा भी मैं समझता हूँ कि हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं बिजली का। जहाँ पे एक बल्ब की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम 4-4 बल्ब जलाते हैं। एक और कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? जी सनाउल्लाह हमदर्द सना बखर से। सनाउल्लाह साहब भक्कर से फरमाइए जी। तो हमारी रोड है तहसील कलूर पड़े बखर की जी। तो ये बिल्कुल फटी हुई है। अच्छा। तो अभी तक इसका काम नहीं हुआ, तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं। चलें उस पर काम शुरू करवा दें फिर। जी ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जब बखर वाले नाजिम साहब हैं और हमारे MNPA साहब हैं। भक्कर के नादिम साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो ये आपका काम कर दें। ये कलूर कोट से मिठा टवाना तक है जी रोड। कलोर कोट से मिठा परवाना तक। मिठा टवाना जी, मिठा टवाना, हाँ मिठा टवाना तक, ठीक है। चलें थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और जो भक्कर के नाजिम हैं वो आप सुन लें जनाब, ये आपकी शिकायतें आ रही हैं, आप ज़रा अपना काम भी करें, क्योंकि जो नाजिम हजरात हैं उनके बारे में अक्सर शिकायत हमें आ रही हैं कि वो अपना ज़रा काम शाम ज़रा आजकल कम कर रहे हैं, ज़रा ठीक करें उसको और इम्प्रूव करें। एक और कॉल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम जी। कौन साहब और कहाँ से जी? मैं शायद बोल रहा हूँ खुशाब से। शाहिद साहब खुशाब से फरमाइए जी। ये हमारे यहाँ भी इस तरह लोड शेडिंग बहुत आम है, मतलब कोई शेड्यूल तो है ही नहीं। 1 घंटा आती है और घंटे के बाद पक्की बिजली जाती है, और ये कभी कभी तो पता नहीं चलता कि कितनी जाएगी। और तो डेली की शिकायत बतानी थी मैंने। रोजाना कितने घंटे जा रही है? आप इसका हिसाब इस तरह लगा लेना कि अगर 24 घंटों में हर घंटे के बाद अगर जाती है तो तकरीबन 12 घंटे जा रही है। जी बिल्कुल। चलें खुशाब से आपने बताया कि लोड शेडिंग हो रही है और शदीद लोड शेडिंग हो रही है। इसमें वकौल इनके कि खुशाब में हर घंटे के बाद 1 घंटा जा रही है और 12 घंटे तकरीबन अगर जाती है तो इसको शदीद कहना मेरा ख्याल है मुनासिब होगा। और यही सूरत हाल अगर जारी रही तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें अब डैम्स की तरफ बढ़ना चाहिए और जो आबी ज़राए हैं हमारे उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक और टॉपिक मैंने शुरू में जो कहा था नाज़रीन वो ये था कि ऐवान नुमाइंदगान जो अमेरिका का है उसने इराक़ से अमेरिकी फ़ौजों के इनखला का एक बिल पास किया है। ये बिल मंजूर हो गया है और इसको वीटो कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट बुश की तरफ से ये कह दिया गया है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ कराची चलते हैं, कराची से मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब ये जो बिल पास हुआ है हाउस में, इसमें एक तो ये था कि बड़ा हॉटली कंटेस्टेड जिसको कहते हैं वो 218 और 208 का इसमें वोटिंग हुई है। और इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि ये तो इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द वीटो शोडाउन? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट बुश ने कहा है कि मैं इसको वीटो करूंगा कि कोई भी अगर आपने तारीख इसमें डाली तो आप उस किस्म की लिमिटेशन रख रहे हैं जो कि मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं और मैं ज़रूर वीटो करूंगा। इवेंचुअली बुश साहब का वीटो जो है वो प्रिवेल करेगा मेरे अंदाजे में, क्योंकि ये सिचुएशन होने नहीं देंगे कांग्रेस वाले भी कि उनकी फोर्सेस जो इराक में हैं उनके लिए फंडिंग ना हो और उनको उन हालात में विड्रॉ करना पड़े कि उनको मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन इससे वाज़ेह ये हो गया है कि जो पब्लिक मूड है और जिसकी रिफ्लेक्शन कांग्रेस कर रही है वो ये है कि आप जल्द से जल्द अपनी ट्रूप्स वहाँ से निकालें। और आज 2 आर्टिकल्स मैंने पढ़ी हैं सेनेटर हेगल जो कि एक रिपब्लिकन सेनेटर हैं, चक हेगल, लेकिन वो उन्होंने जो आर्टिकल लिखी है वॉशिंगटन पोस्ट में उसमें उन्होंने वाजे कर दिया है कि अब हमें उनको कोई हल नज़र नहीं आता
जो कि अमेरिका करवा सकता है। उनका कहना ये है कि ये इराकियों का मसला है, अब अलकायदा का मसला कम है और फिर करवाना जंग ज़्यादा है, और इसका हल सिर्फ इराकी ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब इराकियों से वो बात करते हैं तो उनको शियों में कोई शिया कायदीन जो हैं उनमें कोई इस किस्म की विलिंगनेस नज़र नहीं आती कि सुन्नियों को किसी तरह अकोमोडेट किया जाए। वो कहते हैं कि अंबार जो कि सुन्नी मेजॉरिटी प्रोविंस है, उसमें किसी किस्म की असिस्टेंस अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत से नहीं मिल रही, और सुन्नियों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुझे नज़र आता है कि इन हालात में अगर ये कंक्लूजन है कि अमेरिका शियों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा और उनसे इस किस्म की रिकन्सिलिएशन नहीं करवा सकेगा, तो फिर बुश के पास कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल को वो वीटो ज़रूर करेंगे, और उस वीटो के बाद उनको फंडिंग मिलेगी, कम मिलेगी लेकिन मिलेगी। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि बाई पार्टीजन काइंड ऑफ रिजल्ट था इसमें। 13 जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया, 2 रिपब्लिकन्स ने इसके हक में दे दिया, 2 जो लोग हैं 1 ईच फ्रॉम द पार्टीज़ उन्होंने वोट किया प्रेजेंट। और ये जो एक अजीब सी सिचुएशन है, तो ये क्या इसका आप समझते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसी तरह ही डिवाइडेड है? हाँ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, लेकिन देखिए जो आपको प्रेसिडेंट बुश की अप्रूवल रेटिंग्स नज़र आ रही हैं और वो बहुत 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 लो हैं, वो सब अक्कासी करते हैं अमेरिकी अवाम की जो रिफ्लेक्शन है, जो व्यू है इराक की जंग के सिलसिले में। उनको ये लग रहा है कि जो कोशिश की गई वो बिल्कुल गलत की गई, और अब जो नई स्कैंडल्स निकल रही हैं कि आपने जेसी लिंच के सिलसिले में गलत प्रेजेंटेशन की थी, या वो जो तिलमन साहब हैं उनके सिलसिले में आपने गलत प्रेजेंटेशन की थी, इन सब से एक मूड बन रहा है जो कि बाय पार्टिजन नहीं है, जो कि एंटी बुश और बाय एक्सटेंशन एंटी इराक वॉर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें आपने कहा कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत लो चली गई है, तो क्या सदर बुश साहब के ऊपर अपनी रिपब्लिकन पार्टी का ये प्रेशर नहीं आ सकता कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, लोग आपकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं करते हैं, हमने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, हमने कांग्रेशनल इलेक्शंस भी करवाने हैं, उसमें भी हमारी पार्टी, तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप इस तरह की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल, रिपब्लिकन न सिर्फ इराक जंग के सिलसिले में और उस पे जो बुश की रिजिड पोजीशन है, लेकिन उनके अटॉर्नी जनरल गोंजालेस जो हैं उनके सिलसिले में जो स्कैंडल हो रही है उसके सिलसिले में भी रिपब्लिकन कह रहे हैं कि ये वफादारी गलत नौयत की वफादारी है। आप चाह रहे हैं कि हम वफादारी दिखाएं इंडिविजुअल के लिए, हम वफादारी आइडियाज के लिए दिखाने को तैयार हैं, और आप हम पे जो जुल्म ढा रहे हैं उससे रिपब्लिकन पार्टी के फॉर्चून्स, पॉलिटिकल फॉर्चून्स बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें जाहिर है कि फिर डेमोक्रेट्स जो हैं वो फ़ायदा उठाएंगे, और आप सदारती इलेक्शंस को भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो कैंपेन चल रही है, इसमें क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको इस वक्त? भाई देखिए, अब इसमें जो अहम चीज़ होगी वो ये कि बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के दरमियान जो प्राइमरीज में जंग होगी उससे फैसला होगा, क्योंकि मुझे इस मरतबा रिपब्लिकन के इलेक्ट होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, बावजूद इसके कि सेनेटर में बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके जीतने का कोई इम्कान नहीं। और डेमोक्रेट्स में जो स्प्लिट है वो जब रिजॉल्व होगी, या तो पहली मर्तबा आपका एक ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्ट होगा, या पहली मर्तबा औरत इलेक्ट होगी। नहीं, लेकिन इज अमेरिका रेडी फॉर बोथ? Well, that's a question that nobody has been able to address satisfactorily. लेकिन मुझे लगता है कि जिस किस्म की एंथुसियाज्म नजर आ रही है इनमें से एक होगा। तो ये डबल शॉक्स जो हैं, ये इसका मतलब है कि इसमें ये अब डबल शॉक नहीं रहा है। ये देखिए, ये वो माहौल नहीं है जो कि था जब कैनेडी पहली मर्तबा रोमन कैथलिक इलेक्ट हुआ था। अब माहौल अमेरिका में बदल चुका है। अब अफ्रीकन अमेरिकन की वो हैसियत नहीं रही जो थी, और विमेन्स राइट्स की जो कैंपेन चली है उससे अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है कि
इक्वालिटी को इस फील्ड में भी हमें मौका देना चाहिए। और हिलरी क्लिंटन के साथ जो सियासतदान हैं उनके मियाँ खुसूसन उनकी सियासी कैपेबिलिटीज और स्किल्स को किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और नजमुद्दीन शेख साहब यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपने ज़बरदस्त इंसाइट दी है और हमेशा आपसे इंशाल्लाह हम रब्ता रखेंगे और आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा भी आता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, सबक सेक्रेटरी खारजा, और बता रहे थे कि अमरीकी सियासत और अमरीकी रियासत के जो मसाइल हैं वो दोनों क्या क्या हैं और उसमें जो आइंदा इलेक्शंस हैं वो उसमें किस तरफ सिलसिला जो है वो चल रहा है। हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे लोड शेडिंग के हवाले से और पाकिस्तान में जो एनर्जी का एक क्राइसिस है और वो क्यों है इसका भी हम जिक्र कर रहे थे और वापडा इसमें क्या कर रहा है इसके भी हमारे साथ मसाइल चल रहे हैं। कॉलर्स का सिलसिला जारी है, देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी खजाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? मोहतरम मसूद अर्ज कर रहा हूँ पिंडी से। मसूद साहब पिंडी से फरमाइए जी। खजाना साहब मेरा सवाल ये है कि जहाँ हम वापडा को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहाँ हमें थोड़ा सा अपने रवैयों पे भी जो है नजरसानी करने की जरूरत है। ठीक, जैसे देखिए हम अर्लियर एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पे हमें होता है कि जी लोड मेंशन करें, ठीक है जी। अब वहाँ पे सिंपली हम शो कर देते हैं जी एक वॉशिंग मशीन एक फ्रिज वट एवर शो ना कि मतलब कि 3 वाट या 5 वाट जो है ना लोड शो कर देते हैं। वहाँ पे जब आप चेक करें तो मेरा ख्याल है कि हर एक के घर में कम से कम जो है ना 6-6, 7-7 एसीज लगे हों। लेकिन जो वापडा वहाँ पे ट्रांसफार्मर करेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाएगा वहाँ पे, सही, ठीक है। एक तो इस मैं फॉल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ये ना, ठीक ठीक। लेकिन जहाँ तक हमें ये है कि खुद हम बिजली चोरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो पर्सनल एटीट्यूड्स हैं उनको भी ठीक करने की सर इस वजह से ना कि देखें हम वापडा को तो बड़े अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन वापडा के रिसोर्सेज तो वही हैं तो हम अपनी एक्चुअली चीज मेंशन कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कोई अखलाकियात जो है ना वो लागू होती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और आपने सही कहा, वापडा को हम एक्चुअली क्रिटिसाइज कम से कम मैं नहीं कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वापडा गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो परफॉर्मेंस दे रहा है बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। उसमें भी जो मसाइल हैं, करप्शन भी है, लाइन लॉसेस भी हैं, बाकी मसाइल भी चल रहे हैं, उनको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन उनके जो ये जो मसाइल हैं, देखें ना 134 अरब रुपए के जो बिल्स हैं वो हमने उनको पे नहीं किए हुए और इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करे और लोगों को भी खास तौर पे चाहिए कि वो भी अपना एक जो पॉजिटिव किरदार है उसको अदा करें। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? पर्दे टीवी ते सुनियो कि मैं गल करदा जी, फरमाओ जी, कितु बोल रहे हो जी? हाँ मानसरा से बोल रहा हूँ जी। अच्छा, मानसेरा से बोल रहे हैं, क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम नाम है। सलीम साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे मानसेरा से? हाँ वो बात ये है कि हमारा मसला है लोड शेडिंग के बारे में। जी जी फरमाइए। हमारा खाकी फीडर है जी, तो ये 3 घंटे 3.5 घंटे रात को बिजली नहीं होती है। अच्छा, तो हमें नमाज की प्रॉब्लम होती है, नमाज के लिए जाते हैं तो खड्डों में गिरते हैं, दूसरा रोटी का टाइम होता है, तीसरा बच्चों के मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हुए हैं वो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। चलें, थैंक यू। कई दफा कंप्लेन कराई है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। मानसेरा से आप कह रहे हैं सलीम साहब के लोड शेडिंग हो रही है जिससे बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, नमाज का उनका स्केड्यूल जो है वो ख़राब हो रहा है और यही सूरत हाल जो है बाकी शहरों में भी नज़र आ रही है। इसमें हमें जितने भी कॉलर्स ने अभी तक कॉल की है सब ने बताया है कि लोड शेडिंग खासी अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग जो है, एक तो स्केड्यूल्ड होती है जो उसका पता होता है कि इस वक्त बंद हो जाएगी तो आदमी प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन एक अनस्केड्यूल्ड होती है जिसका पता ही नहीं चलता कि किस वक्त हो जाएगी और वो बड़ी ख़तरनाक होती है। उसमें ना आप प्लान कर सकते हैं ना आप उसके मुताबिक गुजारा कर सकते हैं। एक और कॉल से ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? ताहिर बात कर रहा हूँ नारोवाल से। ताहिर साहब नारोवाल से फरमाइएगा जी। सर मैं एक्शन बाबडा से मिला था, बताता है खुद स्कूल के कनेक्शन का मसला था, डेट एक्सटेंड करवानी थी जी, लेकिन उन्होंने सही रिस्पांस नहीं दिया, डेट भी नहीं एक्सटेंड करके भी नए पड्डे में डाल दिया उन्होंने। स्कूल का मसला था बच्चों का जी, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो एक्शन बाबडा से कहेंगे अगर डेट एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो करते हैं। ये कौन से एक्शन है, किस जगह की एक्शन है? एक्शन गैपको गुजरावाला का नारोवाल के हैं जो। नारोवाल के एक्सीएन साहब से गुजारिश है कि आपके जो स्कूल के मसाइल हैं बिजली के हवाले से उनको हल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नारोवाल से आपने कॉल की ताहिर साहब और
वैसे तो मसाइल ये पूरे मुल्क में ही चल रहे हैं, लेकिन हम एक्सियन नारोवाल से कहेंगे कि वो इन मामलात को ख़ास तौर पर स्कूल के हवाले से, चूँकि ये है और तालीम का मसला है, बच्चों का मसला है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हुए इसको हल करने की कोशिश करें। कॉलर्स का सिलसिला जारी है और देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं नाज़रीन, लेकिन आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहूँगा कि एक आध कॉल जो है हम उसको एक और इनकॉर्पोरेट कर लें और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये मसाइल चल रहे हैं, इसको हल करना, इसमें साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमें डैम्स की तरफ बढ़ना चाहिए, और जो लोग इस पे सियासत कर रहे हैं उनको ये सियासत छोड़ देनी चाहिए, और डैम्स हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मैं जमील बोल रहा हूँ साहिवाल से। जी जमील साहब साहिवाल से फरमाएं जी। ये तो आप बात कर रहे हैं कि भी 134 अरब कितने रुपए हुकूमत ने आवाम ने देने हैं, तो ये गरीब आदमी का जब बिल आता है 100-150 रुपया, तो वो तो उसका एक महीने ना दे तो दूसरे महीने उसका मीटर कार्ड में आ जाते हैं। ये क्यों नहीं लेते हैं जो गवर्नमेंट के इदारे इनसे पैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल सही कंसर्न आपने शो किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जमील साहब, आपने साहिवाल से कॉल किया। मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि जब दुकान की बात होती है, तो जब दुकान से आप उधार भी लेते हैं, तो अगर एक महीने आप उधार वापस नहीं ला के देते हैं, तो दूसरे महीने फिर आपको सप्लाई बंद हो जानी चाहिए, और बंद हो जाती है नॉर्मली। इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर अगर जो बिल्स हैं उनके एक दफ़ा ज़रा बंद करेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि ये बिल्स जो हैं वो अदा करने चाहिए। रिस्पॉन्सिबल जो होना है ये बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो इदारे हों, सबका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए जो तरक्की चाहता है, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें लेनी पड़ेगी। ये आज का प्रोग्राम था नाजरीन, और प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन के हमने आज बात की है लोड शेडिंग के हवाले से, और साथ साथ हमने बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल को टच किया, और फिर हमने अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में जो बिल पास हुआ है उस हवाले से भी हमने बात की है, और तीनों टॉपिक्स को टच किया और आपकी कॉल्स भी ली। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। दुआ है कि ये इस प्रोग्राम की वजह से जो मामलात हैं लोगों के वो हल हों, और आखिर में दुआ जो हम रेगुलर देते हैं, और वो ये है कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे लिए मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुपुर्दम बतो माए खेचरा, तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।